आदाब, पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी आज खास तौर पर मुसलमानों के सबसे बड़े अदारे दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद हम सब के लिए इल्म का दरवाजा है। दारुल उलूम देवबंद में अफगानिस्तान के फारगैन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी का खास वीडियो टाइम फॉर न्यूज ने हासिल किया है। देखें आमिर खान मुत्तकी क्या कहते हैं। इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं, ये रिलेशन कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब मुत्तकी साहब, आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको। दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर और जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी को सुनते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में क्या कहा और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के दारुल उलूम देवबंद के दौरे पर क्या राय दी। टाइम फॉर न्यूज का एक अहम वीडियो। उन्होंने चुना था, वहाँ जाकर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना ये राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वजीर आज़म है, कोई वजीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। आपको लगता है कि इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्ते जो हैं वो और बेहतर होंगे? इसकी दलील है कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने अपना सफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया आज अखबार। मौलाना आमिर खान मुत्तकी साहब, जो आप दारुल देवबंद में तशरीफ लाए हैं, आखिरकार उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? हमारी बात यही हुई है कि ये ताल्लुकात आप देख रहे हैं अपनी आँख से कि हिंदुस्तान के मुसलमान को और दारुल उलूम को आपसे कितना वालिहाना ताल्लुक है। आपने देख लिया उसको। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जैसे कोई इंसान तशरीफ लाए? हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नजर इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत। प्रेजेंट टाइम में जो मुसलमानों की हालत है, चाहे वो भारत की बात कर लें या अफगानिस्तान में, क्या इन दो मुल्कों में मुसलमानों की हालत को देखते हुए क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों के? नहीं, हमारी ये सियासी बातचीत नहीं हुई है। हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। हम तो अपने ताल्लुकात जो मजहबी ताल्लुकात है उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करते रहे। मौलाना, आपको लगता है कि इन दोनों मुल्कों में अभी जो जिस तरीके से राब्ता कायम हुआ है, आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं और बढ़ोतरी हो सकती है? हम समझते हैं कि ये ताल्लुकात मजबूत होंगे और बढ़ेंगे। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। आपको लगता है हिंदुस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अजय शंकर, उनकी मुलाकात और जिस तरीके से मदद उनको दी गई है, आगे और भी रास्ते खुलेंगे और सारी चीजों को लेकर? खुलने चाहिए और खुलेंगे इंशाअल्लाह। पहले के प्लान के मुताबिक मुत्तकी साहब को आपके इदारे के छात्रों के साथ संबोधन भी करना था, लेकिन वो संबोधन भी नहीं हुआ। उसमें मुलाकात हो चुकी है। जो अफगानी थे उनसे हो चुकी है, लेकिन जो उनके साथ मिनिस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से वापस जाओ, जल्दी वापस जाओ। हमने कहा ठीक है चले जाओ। ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं जानती, ये उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछते हैं। लेकिन ये प्लान में था कि वो आम संबोधन करेंगे छात्रों को। हाँ, लेकिन ये बात उन्होंने संबोधन यहाँ कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हम अपने किसानों, मवेशियों और माहीगीर
भाइयों और बहनों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशां हैं। इस समत में आज दिल्ली से हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखना मेरे लिए काबिल फख्र लम्हा है। टाइम फॉर न्यूज की स्पेशल वीडियो में सुने वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। थोड़ी देर पहले कुछ दाल किसानों से मेरी बातचीत हुई और मैंने देखा कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बहुत उत्साहित है और उनका स्वयं का अनुभव पूरा सफल रहा है। और उन्होंने कहा कि कई किसान अब देखने के लिए आते हैं कि भाई इतना बड़ा कैसे कर लिया। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनको बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बॉलीवुड के बातें सबसे करते हुए मशहूर देखा। अदाकार अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 83 साल के हो गए। उनके चाहने वाले अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए। आप भी देखें जलसे के बाहर का मंजर। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने वार्निंग दी है कि अगर ओबीसी के मुतालिबात को नजरअंदाज किया गया तो वो मुंबई, थाने, पुणे सड़कों को बंद कर देंगे। आप भी देखें उन्होंने क्या धमकी दी। कैसी जातियां हैं, उनके जब उपजाति पकड़ देते, इनको लगता है कि ये समाज एक क्या आएगा, भले ही 55% हो, 56% हो, और मराठा समाज एक है तो एक आवाज से आता है, तो दबाव में आकर जरांगे के मराठा समाज बोले तो कोई सब कुछ जरांगे नेता नहीं है। मराठा समाज के बहुत सारे नेता को विरोध है कि जो जरांगे अपना रहे, आपस में झगड़े लगा रहे हैं, दो समाज में दरी निर्माण करने का काम हो रहा है। ये कोई मराठा समाज को पड़ने वाली बात नहीं है। मराठा समाज के अच्छे लोगों को ये कोई ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उसमें बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से उनको आरक्षण दिया जा रहा है और अच्छा फायदा हो रहा था, बच्चों को अच्छी नौकरी मिल रही थी, एजुकेशन में सारथी के माध्यम से भी काफी मदद उनको मिल रही थी। तो जरांगे ने वहां ताकत दिखाई। अगर सरकार झुकती है, सरकार नतमस्तक होती है, मंत्रियों के पूरा आधा मंत्रिमंडल भेज देती है, तो ये दबाव में निकाला जा रहा है। और मुंबई जाम किया तो सरकार डर गई, ये सीधा दिखता है कि डरी हुई थी सरकार, तो जरांगे जो बोल रहे थे वो लिख के दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा भी अभी ये तो 8-10-15% जाति के लिए अगर सरकार झुकती है तो फिर हम लोग 54% है। कल झलक देखिए, और पूरा मराठवाड़ा से लेकर तो कोकण का कल कुंभी 30-40 हजार परसों के दिन मुंबई में रास्ते पर उतर आया था। जो ओरिजिनल कुंभी है, जो ओबीसी कोकण में सबसे ज्यादा कुंभी है, मराठों से भी ज्यादा कुंभी कोकण में है, और वो यही चाहते हैं कि ये इनकी घुसपैठी हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। और कल के नागपुर के मोर्चा ने भी यही साबित कर दिया है कि आप अगर हमारे साथ में बेईमानी करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमने कल यह कहा था कि पुणे में अजित पवार है,
शिंदे में, एकनाथ शिंदे ठाणे में है और मुख्यमंत्री 6वीं मंजिल पर मुंबई में बैठते हैं। तो ये तीनों शहरों को हम जाम करेंगे और ये 54% समाज अगर रास्ते पर उतर आएगा तो क्या सरकार करेगी और सरकार रोक नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमने सरकार को आगाह किया है कि अगर नहीं होगा तो दिवाली के बाद हमारी अभी कल परसों भी बैठक है और उसमें मुंबई में बैठक है ओबीसी के करीबन 25 नेताओं की, 25-30 नेता उसमें हम तय करने वाले हैं कि आगे की रणनीति क्या की जाए। और सरकार अगर नहीं मानती है तो हमें मुंबई ठाणा पुनः जाम करना पड़ेगा और हम करके बताएंगे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट के मौतली पर कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से खौफजदा है। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बिहार इलेक्शन से पहले बीजेपी को बेनकाब करने से रोकने के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शुरू किया गया है। सुने अबू आसिम आजमी की बातें। जो लोगों की जो बीजेपी की सच्चाई है वो ना पहुंचे, इसको एक बड़ा क्लेम माना जा रहा है। इसके कारण ही अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, ऐसा कहना है। यही बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही, जो लोगों का कहना है बिल्कुल सही है। बिहार इलेक्शन में जो है सच्चाई जनता तक जाना चाहिए, क्या कर रहे हैं लोग सब बताना चाहिए। जाके बड़ी बड़ी बातें करना, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो जो है इतना करोड़ रुपये आपको दे देंगे, इतना बड़ा हम आपको जो है बजट दे देंगे, आपको नौकरियां दे देंगे और महंगाई ख़त्म हो जाएगी। आज भी जो है इतनी बड़ी बात करने वाली सरकार जो है 85 करोड़ लोगों को राशन दे रही मुफ्त का, उनको जो है काम धंधा नहीं दे रही, बिजनेस व्यापार करने का चांस नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो है ये सब नाकामियाँ बिहार तक पहुँचने ना पाए, किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश सरकार की, उसी वजह से ये अकाउंट बंद किया। जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया आज दिल्ली के वो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया वक्त की मुस्लिम जायदादों पर्सनल लॉ को बोर्ड ने बचा धरना नहीं दिया। पाएगा, मुल्क के क्योंकि कोने आप कोने से जानते हैं मुसलमानों कि के नुमाइंदों ने शिरकत जो की। आप इंटरिम भी ऑर्डर है देखें क्या हुआ वो सिर्फ जंतर मंतर पर। सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाज़त थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुजूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाएं, तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा और सवाल ये उठेगा कि क्या आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहकीकात करेगा और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद है, जिसमें एक मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी साहब है। तो आप लिख कर रख लीजिए कि उन 123 प्रॉपर्टीज़ पर भी भारत के वज़ीर आज़म की नज़र है कि कैसा उसको हासिल किया जाए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। तीसरी बात यह है कि आसार ख़दीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी उठाकर पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज़ सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वफ़ की हैं आसार ख़दीमा के मातहत हैं, उनका कब्ज़ा है, ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया तो उसका होगा ये कि जहां ये जायदाद वफ़ थी अब ये वफ़ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहाँ पर कि आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत फुला है, ऐसी है। लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहाँ जहाँ वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में वफ़ आप अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वफ़ नहीं कर सकते। ये बताइए कैसा होगा ये? अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है तो जायदाद अगर उसकी है और वफ़ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है?
वक्फ वाल औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ वाल औलाद करना चाहता है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्किस बानो को बिलाकर मिल सके, मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहाँ पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ वाल औलाद भी नहीं होगा। और वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज़्यादा है, अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है, और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी, और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।